बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मरियम नवाज को जेल में डालो। नैब को मरियम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए हदायत मिल गई। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब ने डीजी ऑपरेशन को खुद ड्राफ्ट तैयार करा दिया है। जराये का दावा यह है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मंसूख करने के लिए ये जवाज इख्तियार किया जा रहा है कि मरियम नवाज को मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए जमानत दी गई थी। अब मियां साहब लंदन में है तो तीमारदारी कैसी? इस सारी कहानी के पीछे इसका बैकग्राउंड ये है कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि खान साहब बड़े गुस्से में हैं, उन्हें बहुत से लोगों पर गुस्सा है और बहुत से लोगों से वो नाराज है। गुस्सा उन्हें नवाज शरीफ और पीडीएम वालों पर है, नाराज उन कुव्वतों से है जिन पर तकिया था, अब वो पत्ते हवा दे रहे हैं। कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके अपोजिशन को सबक सिखाने का ख्वाब देखा गया था जो अधूरा रह गया। सिंध पुलिस ने बगावत करके सिंध हुकूमत और फौज को एक पेज पर ला खड़ा किया। अब पूरी पीडीएम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सताइश कर रही है कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को कराची में पुलिस की बगावत और आईजी सिंध के अगवा वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बिलावल भुट्टो से आर्मी चीफ का फोन पर बात करना बहुत सी कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा। जलती पर तेल इस बात में डाला है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मामले पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद की है। पुलिस को हौसला दिया है कि उनके आईजी को अगवा करने वाले लोग खा उनका ताल्लुक किसी हसास अदारे से भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और सबसे अहम बात यह कि दोबारा इस किस्म की कोई हरकत न सिर्फ उस इदारे की तरफ से बल्कि किसी भी इदारे की तरफ से नहीं होगी, जिस पर पीडीएम वाले बड़ा खुश हैं। उन्होंने इस वाक़े पर मुल्क गिर एहतजाज का फैसला किया था, लेकिन आर्मी चीफ की यकीन दहानी पर वो फैसला वापस ले लिया। पुलिस ने जिस जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि हम छुट्टी पे नहीं जाएंगे, हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं और 10 दिन जो वादा उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है, जब वो वादा 10 दिन का है तो हम 10 दिन कोई एक्शन नहीं करेंगे। तो आज हमने भी ये सोचा है कि हम कोई एहतजाज या किसी किस्म का कोई कॉल इसलिए नहीं देंगे कि 10 दिन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी एक जिम्मेदाराना बयान दिया है और बड़ा बर वक्त उनकी इंटरवेंशन हुई है, उसका इंतजार किया जाएगा। पीडीएम का सिंध वाक़े पर 10 दिन तक एहतजाज। मरियम नवाज ने भी 4 रोज पहले ये बयान दिया था कि सफा पलटते देर नहीं लगती, और जिस तरह पीडीएम ने आर्मी चीफ के एक्शन को वेलकम किया, इससे तो लगता ही है कि अपोजिशन और फौज के दरमियान मुबैना फासले कम हुए, जिसके बाद मरियम नवाज का आजाद रहना उनके सियासी मुखालफिन को खतरनाक महसूस हो रहा है। मरियम नवाज को नानी होने का ताना दिया गया तो उन्होंने दूसरे जलसे में बहुत से लोगों को नानी याद दिला दी। अब उनकी जमानत मनसूखी की खबर चल रही है। इसके हवाले से उन्होंने खुद ट्वीट किया कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्ती लड़की से। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि देखना यह है कि क्या हुकूमत ने मरियम नवाज को उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के बावजूद गिरफ्तारी में नाकामी के बाद ये फैसला किया है कि पहले से किसी मुकदमे में जो उनकी जमानत हो चुकी है उसको मनसूख कराया जाए, और इसके लिए एक बार फिर नैब इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में हालात जिस तेजी से तब्दील हो रहे हैं, इन हालात में खबर की लाइफ चंद घंटों तक महदूद होकर रह गई है। बैक टू बैक इतनी खबरें हैं कि अभी आप एक मामले से निकलते नहीं कि दूसरा मामला शुरू हो जाता है। मीडिया की स्क्रीनों पर घमसान की जंग और ना खत्म होने वाला ड्रामा दिखाई देता है, और यूं लगता है कि हर वाकया उससे पहले होने वाले वाकये को दबाने के लिए वकूफ पजीर हुआ है। पापा जॉन स्कैंडल से लेकर सानहा मोटरवे और नवाज शरीफ की तकरीर से लेकर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, उसके बाद जलसे, उसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से लेकर सिंध हुकूमत की बगावत और अब मरियम नवाज की गिरफ्तारी के इतलात, बैक टू बैक वाकयात इतनी तेजी से रूनुमा हो रहे हैं कि किसी एक वाकये पर गौर फिक्र करने का ना वक्त है और ना ही इसका कोई हतमी अंजाम नजर आता है। तो लगता ही है कि पूरे मुल्क में एक इंतशार का माहौल है और इस इंतशार ने पूरे मुल्क को लपेट में ले रखा है। सियासतदान दस्तो गिरेबां है और इदारे भी आपस में गुत्थम गुत्था है और नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा है।
जो लोग इस मुल्क को इस हाल में देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस वक्त उनके मकासद तो अच्छी तरह पूरे हो रहे हैं, यानी हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। सिंध पुलिस की बगावत के मामले पर लोग वजीर आजम को ढूंढते फिरते हैं कि इतना बड़ा और हसास मामला, उस मामले पर वजीर आजम की तरफ से एक जुमला, एक ट्वीट कुछ नजर नहीं आया। ये पूरी सूरत हाल जो कि वजीर आजम की खुसूसी तवज्जो का तकाजा करती है, उसमें वजीर आजम की का खामोश रहना या उनका किसी और मामले की तरफ तवज्जो देना, वो बहुत ही लोगों के लिए लम्हा फिक्री है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये मामला नवाज शरीफ का होता तो खान साहब एक लम्हा नहीं लगाते, यानी अगर सियासी मुखालिफिन को बात करें तो अगले लम्हे खान साहब या उनका कोई बंदा टीवी पे आके उसका जवाब दे रहा होता है, आस्तीन चढ़ाकर मैदान में आ जाते हैं। लेकिन सिंध में रेंजर पर इल्जाम लगा कि उन्होंने पुलिस के आईजी को अगवा करके एफआईआर कटवाई, जिस पर सिंध पुलिस ने बगावत कर दी। वो कामकाज छोड़कर बैठ गए, छुट्टियां लिख के बैठ गए। तो वजीर आजम, जिनको इस मामले में ये बहुत बड़ा फेडरल सब्जेक्ट था, इस मामले में उनको इंटरवेंशन करना चाहिए थी, लेकिन वो इसमें गायब पाए गए। और सिंध की हुक्मरान जमात ने भी वजीर आजम को इस काबिल नहीं समझा कि उनसे कोई अपील करें। उन्होंने भी आर्मी चीफ से इस मामले में नोटिस लेने की अपील की और ये अपील बिलाखिर मंजूर हो गई। अब आर्मी चीफ ने कराची की सूरत हाल का नोटिस लिया और सिंध हुकूमत के साथ वो लाइन अप है, तो जाहिर है इसका दूसरी तरफ भी रद्द-ए-अमल आ रहा। अब मैं बात करूंगा सिंध पुलिस की बगावत के हवाले से। उस पर भी एक तो राय यह कि सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने बड़ा जबरदस्त काम किया, और ये हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि पुलिस जो है वो एलीट क्लास के खिलाफ या किसी ताकतवर के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो उसको बड़ी पजीराई मिलती है। अब सवाल यह है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर सियासतदानों के खिलाफ पर्चे हो सकते हैं, आम आदमी पर पर्चा हो सकता है। तो मेरा सवाल तो पुलिस से ही है कि आईजी सिंध के अगवा की एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? आईजी सिंध, 3 एडिशनल आईजी, 25 डीआईजी और 30 एसएसपी ने एहतजाजन छुट्टी पर जाने की बजाय कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? सियासी जमातें, दानश्वर, तजिया निगार सब मिलकर सिंध पुलिस की सताइश कर रहे हैं। वेरी गुड कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, दबाव के खिलाफ खड़े हो गए या ज्यादती के खिलाफ खड़े हो गए, मगर जो असल काम था करने वाला वो क्यों नहीं किया? सिंध पुलिस एक हसास अदारे के खिलाफ, गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज तो हो गई, ऊपर से नीचे तक टल्लियां खड़क गई। वज़ीर आला सिंध, पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई, इनसे तो दरखास्त की जाती रही कि इस मामले की तहकीकात करें। लेकिन यहां पे एक और सवाल अहम यह है कि अगर आईजी सिंध और डीआईजी सिंध के अगवा हुए थे तो फिर उनके अगवा की एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? जब एफआईआर नहीं काटी गई, मुलजिम भी नामजद नहीं किया गया, तो फिर किस बात की तहकीकात? तो इस बात में कोई शक नहीं कि सिंध पुलिस ने वो काम तो जरूर किया जो जिसे ईमान की कमजोर हालतों में से कहा जाता है, यानी बुराई रोकने के लिए जो 2-3 हालतें हैं, हाथ से रोके, जुबान से रोके और ताकत से रोके। तो सिंध पुलिस ने समझा कि दिल में बुरा भला कह लिया जाए या छुट्टियां लेके कोसते हुए घर चले जाए। पुलिस को तो चाहिए था कि आईजी सिंध के अगवा की बाकायदा एफआईआर दर्ज कराती, चाहे नामालूम अफराद के खिलाफ करा देती, लेकिन एक कानूनी कार्रवाई तो करती। ये क्या हुआ कि 2 महीने की छुट्टी लिखी और जनाब हम सब जा रहे हैं और फिर इस इश्यू को यानी नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह के जाओ मैं नहीं खेलता, यानी पूरी सिंध पुलिस कहती है हम नहीं खेलते। भाई सिंध पुलिस अगर ये काम करेगी तो फिर लोग तो किसी तरह सेफ नहीं है। पुलिस का तो काम ये था कि वो कानून के मुताबिक अकॉर्डिंगली करते। जैसा उन्होंने कैप्टन सफदर की एफआईआर काटने से इनकार किया तो कानूनी जवाब था कि जिस तरह की वायलेशन नहीं हुई, लेकिन जब एफआईआर कट गई और कटवाई जबरदस्ती गई तो फिर जिन्होंने कटवाई उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। आईजी सिंध शरीफ आदमी है, मुश्ताक मेयर, लेकिन कानून की समझबूझ तो रखते हैं। अगर वो एफआईआर नहीं काट सकते थे तो एक रस्मी दरखास्त ही जमा करा देते। तो सिंध पुलिस को इस बात पर तो जरूर शाबाश दी जा सकती है कि वो कम से कम एहतजाज तो कर रहे हैं, यानी लोगों का मिजाज तो बदला है कि अब वो बहुत सी बातों के ऊपर वोकल हो गए हैं। यानी पूरा पाकिस्तान इस वक्त वोकल है, कोई किसी को किसी बात पर स्पेयर नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज तो आई है जिसको जरूर मानना चाहिए। इसमें इदारों की भी एक नजर आई है कि वो भी इसके अंदर अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहे। अगर पोजीशन ले सकते थे, यानी अगर एक कॉल जाती कि जनाब इस मौजूद में बात नहीं होगी तो शायद इस पर बात ही ना होती। लेकिन सवाल तो पूछना बनता पुलिस से कि पुलिस ने अगवा की एफआईआर क्यों नहीं काटी? अगर आईजी सिंह ने अपने अगवाकार को पकड़ा होता तो फिर कानून का असल में बोलबाला होता। तो एक नुक्ता नजर यह कि पुलिस ने इस तरह बहादुरी
दिखाई, या ये कह ले कि नजर तो आया कि बहादुरी दिखाई, लेकिन जो बहादुरी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। बहादुरी तो ये होती कि आप एक FIR काट देते, फिर उसके बाद उस FIR के मुताबिक एक्शन होता, पुलिस को रोका जाता, तो फिर पुलिस जाहिर है उसके ऊपर कोई एक्ट करती। अब ये तो नहीं कि जी हम नहीं खेलेंगे। तो एक तरफ तो ये बनता है कि चूंकि ये मामला पूरे मुल्क के अंदर आया है और अब सिंध पुलिस के बाद पंजाब पुलिस और पेशावर पुलिस और पता नहीं किस किस के ऊपर अब तो अदालतें भी इसके ऊपर मार्क्स दे रही हैं। और आज एक अदालत ने यह भी कहा कि एक CCP लाहौर ही काफी थे, कि बाकी पुलिस भी वैसे करने लगी है। तो मसला पुलिस को क्रिटिसिज्म करने का नहीं था, वेरी गुड, सिंध पुलिस ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते तो और ज्यादा बेहतर होता, तो और ज्यादा बेहतर मिसाल कायम होती। आगे बढ़ते हैं और मारूफ तजिया निगार, कॉलम निगार, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सुहेल वड़ैच, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुहेल वड़ैच। अब अगर सुहेल साहब ये जलसे इस तरह होते, मेरी बिल्कुल मेरी यही ओपिनियन है कि बुरे जलसे नहीं थे, लेकिन कोई हंगामा खेज भी नहीं थे। अब अगर इन जलसों से हुकूमत नहीं गिरेगी तो एक के बाद दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद 30वां हो जाएगा। जब तीसरे के बाद भी हुकूमत नहीं गिरेगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उल्टा काम शुरू नहीं हो जाएगा। फिर जो वर्कर है वो डिमोरलाइज नहीं होगा कि यार हम तो जलसों में जा रहे हैं, हुकूमत तो नहीं गिर रही। मरियम बीबी ने तो कहा था जनवरी से पहले गिर जाएगी, मौलाना ने कहा था नवंबर से पहले गिर जाएगी, अब जनवरी के बाद फरवरी भी आ गया। फिर जब नहीं होगा तो वर्कर डिमोरलाइज नहीं होगा, और जब डिमोरलाइज होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उल्टा काम शुरू नहीं हो जाएगा, शिरकत कम होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली इस सबका फिर नेट प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, देखें वो तो उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है, हाँ, कि वो अपना टेम्पो बढ़ा कर रैली की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो तो रैली है, जलसे जुलूस तो डेंजरस नहीं है। फर्ज करें अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है जी, तो वो तो आपको पता है हम चंद हज़ार लोग भी नहीं बर्दाश्त करते इस्लामाबाद में। तो अगर वहाँ हज़ारों का जलसा हो जाए या रैली हो जाए तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? लेकिन 126 दिन का हुआ ना, और उससे हुकूमत टस से मस भी नहीं हुई। हालांकि तब तो सब एक पेज पर भी नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का हुआ तो वक्त पड़ गया, खादिम रिजवी साहब का हुआ तो मुसीबत पड़ गई। लेकिन अल्टीमेटली तो खादिम रिजवी साहब को और मौलाना साहब को वापस जाना पड़ा ना, हुकूमत को तो घर नहीं जाना पड़ा। नहीं जाना, लेकिन अगर कोई वापस ना जाए तो फिर क्या करेंगे? उसको थका के मारेंगे कि आखिरकार कितने दिनों तक बैठेंगे? 126 दिन बाद घर ही जाना ही पड़ा। हुकूमत भी थक सकती है ना। आपके ख्याल में थकेगी? भी थक सकती है। आपके ख्याल में थकेगी? जी बिल्कुल थकेगी, और घर जाना पड़ेगा। थकेगी। वो मेरा ख्याल है ये तो कहना बड़ा, कोई माने या ना माने, लेकिन साबका हुकूमतों के दौरे हुकूमत में होने वाले धरनों के हवाले से ये तासुर मौजूद है कि उनके पीछे खुफिया ताकतें थी, ताकतवर लोग थे जिन्होंने अपने अपने मकासद पूरे करने के लिए धरने कराए और उसके बाद उन धरनों को कॉल ऑफ भी करा दिया। उनमें से कोई भी धरना खालिसन हुकूमत गिराने के लिए नहीं था, बल्कि हुकूमत को कट टू साइज करना था। क्योंकि अब वो धरने खत्म हो चुके, तो जब धरने हो जाते हैं तो उसके बाद ये पता चल जाता है कि इन धरनों के एक्चुअली पीछे क्या था। तो आसान अल्फाज में यह भी कहा जा सकता है कि उस वक्त की हुकूमतों को, खा वो हुकूमत पीपल पार्टी की थी या वो नून लीग की हुकूमत थी, असल मकसद हुकूमत गिराना नहीं था, बल्कि उन्हें औकात में लाना था, कट टू साइज करना था। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ या पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तारुल कादरी ने धरना दिया था, और उसके बाद बहुत से लोगों ने नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में धरना दिया। तो इन सब धरनों के पीछे यही मकासद कार फरमा नजर आते हैं। तो धरना किसकी इमा पर हुआ, किन्होंने दिलवाया और कैसे लोग उसमें से उठ के चले गए, तो उसमें। और अब जो मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल धरना दिया था वो जरा मुख्तलिफ था। उन्हें मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी करके वापस भेजा गया। बुनियादी तौर पर तो वो धरना हुकूमत गिरा के घर वापस जा रहा था, लेकिन उनसे धोखा हो गया, वादा वफा नहीं हुआ। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, अब उन्हें भी तजर्बा है जो वादा लेके वापस गए थे। अब अगर अपोजिशन इस्लामाबाद में धरना देने में कामयाब हो गई, यानी हाइपोथेटिकली सोचे कि अगर अपोजिशन जलसे करती है, रैलियां करती है, उसके बाद इस्लामाबाद चली जाती है, इस्लामाबाद की तरफ चल निकलते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर किसी भी खुफिया ताकत के बगैर उससे निपटा नहीं जा सकेगा। इसलिए तो अपोजिशन ने जो सबसे पहले मुतालबा रखा वो उन ताकतों को न्यूट्रल रहने का है, यानी कि सियासत से लाताल्लुक रहने के जो मुतालबे किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि अगर अपोजिशन एफर्ट करती है
तो फिर वो लोग बीच में आ जाते हैं कि जनाब कॉल ऑफ कर दें, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं, या कोई और वजूहात बता के वो वापस भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरी पिक्चर देखी जाए तो हुकूमत की अपनी नाकामियों का बोझ इतना है कि इस बोझ से उसकी कमर दोहरी होती जा रही है। अगर अपोजिशन इस्लामाबाद में धरना दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में इतनी सख्त है कि वो अवाम को इस बात पर कन्विंस कर सकें कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। तमाम मुआशी इंडिकेटर, दाखिली और खारजी हालात, हुकूमती अमूर पर गिरफ्त में नाकामी, आपने देखा कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अनरेस्ट है, नाहिली, काबिलियत में का फुकदान, ये सब हुकूमत का बैकलॉग है। तो ये सब हुकूमत की फेवर में नहीं जाएंगे। अब जिस हुकूमत के क्रेडिट में नाकामियां ही नाकामियां हो और कामयाबी एक भी ना हो, तो उसके लिए फिर अवाम का सामना करना या अवाम के सामने ठहरना, किसी अवामी कुव्वत के सामने ठहरना आसान नहीं होता। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत आगे बढ़ते हैं। और फवाद चौधरी बहुत संजीदा किस्म के सियासतदान है, लेकिन हालात इस किस्म के हैं कि उनके लिए भी बहुत से मामलात को डिफेंड करना मुमकिन नहीं हो रहा। लेकिन सिंध पुलिस का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर फवाद चौधरी कैपिटल टॉक में हुकूमत का मौक़िफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। क्वेश्चन है ना, जो एहसन इकबाल साहब आके कह रहे हैं कि पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। दो प्रॉब्लम, पुलिस को रिडिक्यूल क्यों किया जाता है? बिकॉज जिस तरीके से PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने पुलिस को यूज किया, उसकी वजह से अपने मॉडल टाउन वाकया देखा, 16 लोग शहीद कर दिए इन्होंने दिन, और उसके ऊपर कौन था पीछे? ये थे पीछे। और उसके बाद जो पुलिस की वहां पर एक पोजीशन खराब हुई और एक मुसलसल डिटेरिएशन में पुलिस रही। और इनकी दूसरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश रही, जिसके ऊपर इनकी हर आर्मी चीफ से भी इनकी लड़ाई हुई, वो ये थी कि ये फौज को भी कहते हैं कि ये उस तरह से हम ट्रीट करें जैसे पुलिस को ट्रीट करते रहे। ये इनकी जो असल ये जो बयानी है ना PDM का, ये एक्चुअली इसमें छुपा हुआ है। इनकी तमाम तर ख्वाहिश ये है कि हम बजाय इसके कि पुलिस के स्टैंडर्ड्स को हम ऊपर करें और सिविल इंस्टीट्यूशंस को उस मेरिटोक्रेसी और उस लेवल पे लेके जाएं जिस पे फौज है, ये कहते हैं कि हम फौज को घसीट के नीचे ले आए। जो बुनियादी तौर के ऊपर इनका झगड़ा, और ये झगड़ा को मौजूदा क़यादत से तो नहीं है ना, इनका झगड़ा शुरू होता है जनरल आसिफ नवाज साहब से, काकड़ साहब से, उसके बाद जहांगीर करामत साहब से, फिर परवेज मुशर्रफ साहब से, फिर उसके बाद राहील शरीफ साहब के बारे में भी जो इनकी ओपिनियन है, उनसे तो उस वक्त आप पैदा ही नहीं हुए थे। उस वक्त अगर आप होते तो आपने उन्हीं के साथ होना था। सिर्फ ज़ियाउल हक के साथ आप जो है आपका झगड़ा नहीं है, बाकी तो सबके साथ आपका है। असल में इशू ये है कि ये जो एक इनकी जो दिमाग में जो खन्नास भरा हुआ ना, कि ये चाहते हैं, सख्त लफ्ज़ है तो खन्नास, इसको क्या भी ट्रांसलेट करें, तो इनका जो दिमाग में जो ख्वाहिश है, हाँ, ये कर ले, ख्वाहिश कर लेते हैं। इनकी जो बुनियादी जो ख्वाहिश है ना, वो इनको ले डूबती है। वो है एक मुनाक बनने की, बादशाह बनने की। और ये जो अभी कह रहे थे ना, क्लियर नहीं है बॉस कौन है, कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है कौन बॉस है। और जमहूरियत हाँ साहब को लाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी चॉइस को इस तरह जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हुकूमत की नाकामियों का बोझ भी खुद उठाना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब ये वो हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। जिस मुल्क में ये सवाल पूछा जाए कि हुकूमत किसकी है, हुकूमत कौन चला रहा है, बॉस कौन चला रहा है, अपोजिशन तो बरबला कहती है कि खास साहब को लाने वाले असल में हुकूमत चला रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा आईनी जरूर है, लेकिन इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर रहा है। खुद हुक्मरान जमात इस बात को इंडोर्स करती है, इनकार नहीं करते, लेकिन मैं जाती तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस तरह तो हुकूमत की नाकामियों का जिम्मेदार हुकूमत को नहीं बल्कि उन लोगों को ठहराया जाएगा जो खान साहब को लेकर आए हैं। तो मेरे नजदीक तो वो बेचारे खान साहब को ये सोचकर लाए थे कि खान साहब जो बातें और दावे करते हैं अगर उन पर अमल हो गया तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था
कि जो मंजन होता है ना, इसको बेचने वाले मंजन की तारीफ में जितने मर्जी जमीन और आसमान के किलाबे मिला रहे हो कि ये मंजन यूं है, ये मंजन यूं है, बेचना होता है। तो दरअसल उनका काम मंजन बेचना है और बेचकर चलते बनना है। तो खान साहब का मंजन भी बिक चुका है। अब इस मंजन ने वो करिश्मा नहीं दिखाया जिसके दावे किए गए थे। तो इसमें कसूर मंजन बेचने वालों का नहीं है, उस मंजन को अक्सीर समझने वालों का है। अब सोने पर सुहागा ये है कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी मंजन भी बिक रहा है और खरीदा भी जा रहा है और आंखें बंद करके खरीदा जा रहा है। और जनरल टायड एजाज अवान गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के वाक़े के ऊपर, कराची पुलिस की बगावत और उसके बाद इस मामले में हसास इदारे की इन्वॉल्वमेंट के बाद देखते हैं कि जनरल टायड एजाज अवान का मौक़िफ़ क्या है। तो फिर एक दफा एक ऐसा कमीशन बन जाना चाहिए जिसमें सब आएं और आके बताएं। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को इस बात का नोटिस लेते हुए एक ब्रॉड बेस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए ताकि मुल्क के अदारों को कंट्रोवर्शियल न बनाया जाए और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जिस तरह आज सिंध पुलिस और रेंजर्स को आमने सामने ला खड़ा कर दिया गया है और जिस तरीके से बिलावल जरदारी ने ISI और आर्मी चीफ को मुतालबा कर दिया इन्वेस्टिगेशन का, प्रोब करने का, और फिर कोर कमांडर को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ पुश कर रहे हैं। ये इंटरनल डिसेंशन और डिवीजन की तरफ ये जो मायूस सियासतदान है, ये हालात को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको बर वक्त रोकना बहुत जरूरी है। एक फेयर एंड ब्रॉड बेस्ड कमीशन के जरिए इन सब बातों की तहकीकात होनी चाहिए ताकि अदारों पर इल्जाम लगने भी बंद हो और हुकूमत भी तवज्जो से परफॉर्मेंस दे सके। और जो आईनी तरीका है, अगर वो हुकूमत को उतारना चाहते हैं, इन हाउस चेंज ले आए, अगर रिजिग्नेशन करके इंतखाबात की तरफ। लेकिन एक बात मैं आपको साबिर शाकिर साहब कह दूं, बड़ी दो टोक जी, मैंने जुल्फकार 70 के इलेक्शन के बाद से कोई इंतखाब ऐसा नहीं देखा जिसके रिजल्ट को हारने वाली कैंडिडेट ने या पॉलिटिकल पार्टी ने तस्लीम किया हो। लिहाजा जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाल और मजबूत नहीं बनाया जाता, इस मुल्क में एक तरीका बड़ा कदीम हो गया है, बड़ा पुराना हो गया है। जिस मामले को दबाना हो उस पर कमीशन बना दें और अगर कमीशन की रिपोर्ट कभी गलती से आ जाए तो उस रिपोर्ट को उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए और एक और कमीशन बना दें। तो कमीशन का खेल हमारे यहाँ बरसों से जारी है और ये कौम ने हर दौरे हुकूमत में देखा है। कमीशन का क्याम ट्रक की एक ऐसी बत्ती है जिसके पीछे अवाम को लगा दिया जाता है कि फलां मामले की इंक्वायरी कमीशन कर रहा है और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं तो कोई नया सानहा या कोई नया हादसा हो जाता है, कोई नया वाकया हो जाता है। तो आज तक किसी कमीशन की रिपोर्ट ने एक तो कोई ऐसी रिपोर्ट दी नहीं कि जिसके ऊपर कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकी हो, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, चाहे कोई और कमीशन रिपोर्ट हो। और ना ही किसी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी को कसूरवार ठहराकर उसको पनिश किया गया। कम से कम मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसा वाकया नहीं है। लेकिन एक ताज़ा वाकया चीनी पर तहकीकाती कमीशन का है। चीनी पर तहकीकाती कमीशन बनाया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि चीनी की कीमत आज काबू में ही नहीं आ रही है। और ये कल कबीना में नदीम अफजल चंद ने शहजाद अकबर से शिकवा किया कि आपने चीनी पर तहकीकाती कमीशन बनाया और चीनी जो है वो नीचे आ ही नहीं रही। ना तहकीकाती कमीशन बनाते, ना चीनी का मामला इतना खराब होता। तो लोगों ने पता नहीं शायद गुस्से में आके वो चीनी की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब सिंध पुलिस का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो अहम बात यह है वो बड़ी सीधी सीधी है कि आईजी सिंध को अगर किसी ने अगवा किया है तो आईजी सिंध का काम यह है कि वो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करें। अगर उन्हें पता है किसने अगवा किया है तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस भेजें। तो इदारों की लड़ाई इसमें से कहां से आ गई? भाई जिसने भी गैर कानूनी काम किया उसको पकड़ा जाए। लेकिन अगर आर्मी चीफ रेंजर के खिलाफ शिकायत की तहकीकात करने का हुक्म देते हैं और इस वजह से देते हैं कि फौज का अपना एक मैकेनिज्म है और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट देते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आप इसको खुद देखें, तो इसमें इदारों को लड़ाने वाली कोई बात नहीं। अगर सिविल हुकूमत ने समझा है कि ये मामला खुद उनको देखना चाहिए जिनका कोई कनेक्शन है, तो मामला सीधा साधा है।
दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। खुद पर बात आ गई है तो इन्हें लगता है कि सियासतदान उन्हें लड़ा रहे हैं, जबकि खुद 70 सालों से सियासतदानों को लड़ाया जा रहा है। किसी एक को सादिक और अमीन बनाते हैं, लोग उन पर ईमान लाते हैं, लोगों को जबरदस्ती उनके दाएं बाएं खड़ा किया जाता है कि ये बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक, और दूसरा बड़ा खराब, चोर, बदयानत, माफिया। तो ये दो सेगमेंट ऑफ लाइफ बनाते हैं। तो ये है लड़ाई की असल जड़। इस जड़ को खत्म करें। यहां पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और पाकिस्तान ने बरतानिया को खत लिखा है जिसमें साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर मिर्जा शहजाद अकबर ने बरतानवी हुकाम को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया है। बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत में शहजाद अकबर की जानिब से कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत पर लाजिम यह है कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत करप्शन में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान भेजने में अपना किरदार अदा करेगी। खत में यह लिखा कि नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बरतानिया गए थे, लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर रखा है और बहुत से मुकदमा में मफरूर और इश्तिहारी हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। नवाज शरीफ के हवाले से 2-3 रोज कबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीर में कहा था कि वो अब हर सूरत नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, बल्कि उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर कहा था कि अब हम वापस लाएंगे। तो ये उसकी एक कड़ी है कि शहजाद अकबर साहब ने खत लिखा है बरतानवी हुकूमत को। अब बरतानवी हुकूमत का इस पर जवाब क्या है वो फिलहाल तो नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले भी जो खत लिखा गया था उसका जवाब भी बहुत बड़ा नो की सूरत में आया था। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार किया था। अब एक मरतबा फिर और ख़त लिखा गया, एक और एफर्ट की गई। इसके अलावा और भी एफर्ट की जा रही हैं, यानी नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर लगा दिया गया है। 2 रोज़ कबल अल अज़ीज़िया स्टील मिल और एवनफील्ड रेफरेंस में तलबी के दोनों इश्तिहारात अदालती अहकामात की रोशनी में 2 अखबारात में शाया कराए गए थे, उर्दू और अंग्रेजी में, और उन्हें 24 नवंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत की गई थी। अदालत तलबी के इश्तिहार के मतन में कहा गया था कि नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाइल करार दिया गया। 19 सितंबर 2018 को उनकी सजा मुअत्तल हुई तो वो जेल से जमानत पर रिहा हुए। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील उनकी जेर समाअत है और नवाज शरीफ अदालत में पेश होने के पाबंद थे। उनकी हाजिरी यकीनी बनाने के लिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिसकी तामील नहीं हो सकी। अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 8 हफ्तों की जमानत मंजूर की गई थी, जिसके बाद वो लंदन चले गए थे। अब ये हुकूमत की तरफ से जो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनमें से एक ये है कि कोर्ट के जरिए कोशिश की जा रही है, दूसरा बरतानवी हुकूमत को खत लिखे जा रहे हैं। अब इनका जवाब क्या आना है और हुकूमत इसकी क्यों एफर्ट कर रही है, ये सबको पता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव क्या है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे और वो बीमार हैं और कोरोना की वजह से उनके ज़राए ये कहते हैं कि अभी तक उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। फिजिकली वो पहले से बेहतर है। जब पाकिस्तान से गए थे तो उनके प्लेटलेट बहुत डाउन थे और इस बात का खदशा था कि खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा, यानी जान को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बाद उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया गया। अब हुकूमत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है और जब से नवाज शरीफ PDM के जलसों में तकारीर कर रहे हैं, हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, तो हुकूमत ने भाग दौड़ शुरू की हुई है। तो खास साहब ने मुंह पे हाथ फेरा हुआ। अब देखते हैं कि उनके मुशीर वजीर नवाज शरीफ को लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो ये हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट्स हो रही थी। इसके अलावा एक और आज डेवलपमेंट ये हुई कि खास साहब ने ये भी कहा था कि किसी को हम वो नहीं देंगे, जेल में सहूलत नहीं देंगे, यानी जितने पॉलिटिकल कैदी हैं, खासकर शरीफ फैमिली के लोग, जैसे शहबाज शरीफ जेल में गए हुए हैं, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को
कल नैब ने उनका रिमांड मांगा था, एहतसाब अदालत ने उनका रिमांड नहीं दिया, उनको जेल भेज दिया। तो ऊपर से ये ऑर्डर आया कि इनको किसी किस्म की कोई रियायत न दी जाए। अब जब वो नैब की तहवील में थे तो उनको नैब में वो कुर्सी नहीं दी गई जिस पर बैठ के नमाज। और अब एक बहुत ही अहम खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने खान साहब पर बड़े संगीन इल्जाम आयद किए हैं। वो क्या इल्जाम हैं, जरा देख लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ क्या फरमाते हैं, फिर उसके बाद उन पर बात करते हैं। गुजरांवाला के जलसे के बाद दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे शहर के जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं उनको कहा कि इस बंदे को फिक्स करो। अच्छा, उन्होंने कहा कि किस तरह हो सकता है, और ये डिस्कशन क्या हो रही है? डिस्कशन हो रही है कि इसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। भाई साहब ये इसके वैसे ऊपर बहुत बड़ा क्लेम है ये। इसके ऊपर ड्रग्स डाल देते हैं, सीरियसली इसको गाड़ी से निकाल के इसको चपेड़े लगाते हैं, इसका मुंह काला कर। एक साबिक वजीर दिफा की जानिब से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पर ये इल्ज़ामात बहुत ही संगीन और एक संजीदा मसला है। ख्वाजा आसिफ ने जब खान साहब के बारे में गुजरांवाला के जलसे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मैं नामुनासिब ही कहूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो वो नामुनासिब ही होते हैं। उसके बाद पूरी पीटीआई सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और तबर्रों से नवाज रही है। तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कंपेन चल रही बड़े दिनों से। अब ख्वाजा साहब ने बहुत से संगीन इंकशाफात किए हैं, इल्ज़ाम लगाए हैं और ये प्राइम मिनिस्टर पर लगा दिए कि उन्हें उन पर स्याही फेंकी जाएगी, उनका एक्सीडेंट करा दिया जाएगा, चपेड़े मारी जाए, कुछ जिस तरह से। तो खुदा ना से कल ख्वाजा साहब के साथ इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिया है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पर ये सारे इल्ज़ाम आएंगे। तो ख्वाजा साहब का ये बयान बुनियादी तौर पर खान साहब के खिलाफ चार्जशीट बन चुका है। तो मेरा तो ख्याल ये कि खान साहब को ख्वाजा आसिफ की हिफाजत करनी पड़ेगी, उन्हें सिक्योरिटी देना पड़ेगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस हद तक जा सकते हैं कि वो किसी के ऊपर जानलेवा हमला कराएं। ज़रा चपेड़ों और स्याही वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हम ज़रा इसी किस्म के लोग हैं, ओछी किस्म की हरकतें ज़्यादा पसंद करते हैं। बराह रास्त की बजाय ना ये स्याही फेंक दी, चपेड़े मार दी, पत्थर मार दिए। तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, गालम गलोच होती है, एक दूसरे पे गंद उछाला जाता है, महाजराई होती है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो मैं देखता हूँ बड़े अरसे से जिसमें कभी कभी मैं बड़ा बात भी करता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में तशद्दुद का कोई पहलू नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि आप एक दूसरे के ऊपर बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक तशद्दुद का माहौल नहीं है, एक दूसरे के आप खंजर नहीं घूमते या कोई दूसरे पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सियासत को तशद्दुद से पाक रखना ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। एक दूसरे पर आप जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, एक दूसरे को आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन इसकी कोई हद होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए। ये जो मैं अभी जो ख्वाजा साहब जिसके उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके ऊपर खुद प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने नहीं कहा तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए और इसकी वजाहत भी करनी चाहिए। इसके ऊपर उन्हें ख्वाजा साहब को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए कि कहीं कोई और आगे ख्वाजा साहब कुछ पेड़े छूड़े ना मार जाए। तो नाम खान साहब का लगना है और पहले ही हालात अच्छे नहीं है, यानी हर दाव जो हुकूमत लगा रही है, यानी अगर कर रही है तो तब भी और ना कर रही है तब भी सब कुछ हुकूमत खाते में पड़ रहा है। कराची वाला वाकया भी हुकूमत ने किया या नहीं किया है वो हुकूमत के खाते में पड़ चुका है। तो हर जो दाव है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। तो हालात अच्छे नहीं, तो ज़रा सोच समझ के इसके ऊपर जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तफसीलों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।